हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है सूना आसमान। अमिता जब छोटी थी तो मेरे साथ खेलती थी। मुझे पता नहीं अमिता के पिता क्या काम करते थे, लेकिन उसकी माँ एक घरेलू महिला थी और मेरी माँ के पास लगभग रोज़ ही आकर बैठती थी। जब दोनों बातों में मशगूल होती थी तो हम दोनों छोटे बच्चे कभी आंगन में धमा चौकड़ी मचाते तो कभी चुपचाप गुड्डे गुड़िया के खेल में लग जाते थे। धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदलने लगीं। मेरे पापा ने मुझे शहर के एक बहुत अच्छे पब्लिक स्कूल में डाल दिया और मैं स्कूल जाने लगा। उधर अमिता भी अपने परिवार की हैसियत के मुताबिक स्कूल में जाने लगी थी। रोज स्कूल जाना, स्कूल से आना और फिर होमवर्क में जुट जाना। बस इतवार को वह अपनी माँ के साथ नियमित रूप से मेरे घर आती। तब हम दोनों सारा दिन खेलते और मस्ती करते। हाई स्कूल के बाद जीवन पूरी तरह से बदल गया। कॉलेज में मेरे नए दोस्त बन गए, उनमें लड़कियां भी थीं। अमिता मेरे जीवन से एक तरह से निकल ही गई थी। बाहर से आने पर जब मैं अमिता को अपनी माँ के पास बैठा हुआ देखता तो बस एक बार मुस्कुराकर उसे देख लेता। वह हाथ जोड़कर नमस्ते करती तो मुझे वह किसी पौराणिक कथा के पात्र सी लगती। इस युग में अमिता जैसी सलवार कमीज में ढकी छिपी लड़कियों की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता था। अमिता खूबसूरत थी, लेकिन उसकी खूबसूरती के प्रति मन में श्रद्धा भाव होते थे, ना कि उसके साथ चुहलबाजी और मौज मस्ती करने का मन होता था। वह जब भी मुझे देखती तो शर्माकर अपना मुंह घुमा लेती और फिर कनखियों से चुपके चुपके मुस्कुराती हुई देखती। दिन इसी तरह बीत रहे थे। फिर मैंने नोएडा के एक कॉलेज में बीटेक में दाखिला ले लिया और हॉस्टल में रहने लगा। केवल लंबी छुट्टियों में ही घर जाना हो पाता था। जब हम घर पर होते थे तब अमिता कभी कभार हमारे यहाँ आती थी और दूर से ही शर्माकर नमस्ते कर देती थी, लेकिन उसके साथ बातचीत करने का मुझे कोई मौका नहीं मिलता था। उससे बात करने का मेरे पास कोई कारण भी नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा कैसी हो, क्या कर रही हो आजकल, पूछ लेता। पता चला कि वह किसी कॉलेज से बीए कर रही थी। बीए करने के बावजूद वह अभी तक सलवार कमीज़ में लिपटी हुई एक खूबसूरत गुड़िया की तरह लगती थी। लेकिन मुझे तो जीन्स टॉप में कसे बदन और दिलकश उभारों वाली लड़कियां पसंद थीं। उसकी तमाम खूबसूरती के बावजूद संस्कारों और शालीन चरित्र से मुझे वह प्राचीन काल की लड़की लगती थी। गर्मी की एक उमस भरी दोपहर थी। मैं अपने कमरे में एसी की ठंडी हवा लेता हुआ एक उपन्यास पढ़ने में व्यस्त था। तभी दरवाजे पर एक हल्की थाप पड़ी। मैं चौंक गया और लेटे लेटे ही पूछा, कौन? मैं एक मीठी आवाज़ कानों में पड़ी। मैं पहचान गया, अमिता की आवाज़ थी। मैंने कहा, आ जाओ। दरवाजे की सिटकनी नहीं लगी है। हाँ, उसका सिर झुका हुआ था। आंखें उठाकर उसने एक बार मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अनोखी कशिश थी जो सामने वाले को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। उसका चेहरा भी दमक रहा था। वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसके नैन बहुत सुंदर थे। मैं एक पल के लिए देखता ही रह गया और मेरे हृदय में भी एक कसक सी उठते उठते रह गई। तुम अचानक इतनी दोपहर को, कोई काम है? मैं उसके सौंदर्य से अभिभूत होता हुआ बिस्तर पर बैठ गया। पहली बार वह मुझे इतनी सुंदर और आकर्षक लगी थी। वह शर्माती सकुचाती सी थोड़ा आगे बढ़ी और अपने हाथों को आगे बढ़ाती हुई बोली, मिठाई लीजिए। मिठाई? हाँ, आज मेरा जन्मदिन है, माँ ने मिठाई भिजवाई है, उसने सिर झुकाए हुए ही कहा। अच्छा, बधाई हो। मैंने उसके हाथों से मिठाई ले ली। मैं उस वक्त कमरे में अकेला था और एक जवान लड़की मेरे साथ थी। कोई देखता तो क्या समझता? मेरा ध्यान भी उपन्यास में लगा हुआ था। कहानी एक रोचक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। ऐसे में अमिता ने आकर अनावश्यक व्यवधान पैदा कर दिया था। अतः मैं चाहता था कि वह जल्दी से जल्दी मेरे कमरे से चली जाए, लेकिन वह खड़ी ही रही। मैंने प्रश्नवाचक भाव से उसे देखा। क्या मैं बैठ जाऊं? उसने एक कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ, मेरी हैरानी बढ़ती जा रही थी। मेरे दिल में दुखी पैदा हो गई। क्या अमिता किसी खास मकसद से मेरे कमरे में आई थी? उसकी आंखें याचक की भांति मेरी आंखों से टकरा गईं और मैं द्रवित हो उठा। पता नहीं उसकी आंखों में क्या था कि डरने के बावजूद मैंने उससे कह दिया, हाँ हाँ बैठो।
मेरी आवाज़ में अजीब सी बेचैनी थी। कुर्सी पर बैठते हुए उसने पूछा, क्या आपको डर लग रहा है? नहीं, क्या तुम डर रही हो? मैंने अपने को काबू में करते हुए कहा। मैं क्यों डरूंगी? आपसे क्या डरना? उसने आत्मविश्वास से कहा। डरने की बात नहीं है। चारों तरफ सन्नाटा है, दूर तक किसी की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही। भरी दोपहर में लोग अपने अपने घरों में बंद हैं। ऐसे में एक सूने कमरे में एक जवान लड़की किसी लड़के के साथ अकेली हो तो क्या उसे डर नहीं लगेगा? वह हंसते हुए बोली, इसमें डरने की क्या बात है? मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। आप भी तो कॉलेज में लड़कियों के साथ उठते बैठते हैं, उनके साथ घूमते फिरते हो, रेस्टोरेंट और पार्क में जाते हो, तो क्या वे लड़कियां आपसे डरती हैं? मैं अमिता के इस रहस्योद्घाटन पर हैरान रह गया। कितनी साफ गोई से वह यह बात कह रही थी। मैंने पूछा, तुम्हें कैसे मालूम कि हम लोग लड़कियों के साथ घूमते फिरते हैं और मौज मस्ती करते हैं? अब मैं इतनी भोली भी नहीं हूँ, मैं भी कॉलेज में पढ़ती हूँ। क्या मुझे नहीं पता कि किस प्रकार युवक युवतियाँ एक दूसरे के साथ घूमते हैं और आपस में किस प्रकार का व्यवहार करते हैं? लेकिन वे युवतियाँ हमारी दोस्त होती हैं और तुम। मैं अचानक चुप हो गया, कहीं अमिता को बुरा ना लग जाए। अफसोस हुआ कि मैंने इस तरह की बात कही। आखिर अमिता मेरे लिए अनजान नहीं थी। बचपन से हम एक दूसरे को जानते हैं। जवानी में भले ही आत्मीयता या निकटता ना रही हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह मुझसे मिल नहीं सकती थी। अमिता को शायद मेरी बात बुरी लगी। वह झटके से उठती हुई बोली, अब मैं चलूँगी वरना माँ चिंतित होगी। उसकी आवाज़ भीगी सी लगी। उसने दुपट्टा अपने मुंह में लगा लिया और तेजी से कमरे से बाहर भाग गई। मैंने स्वयं से कहा, मूर्ख, तुझे इतना भी नहीं पता कि लड़कियों से किस तरह पेश आना चाहिए। वे फूल की तरह कोमल होती हैं, कोई भी कठिन बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर मैंने झटक कर अपने मन से यह बात निकाल दी। मुझे अमिता से क्या लेना देना? बुरा मानती है तो मान जाए, मुझे कौन सा उसके साथ रिश्ता जोड़ना है? ना वह मेरी प्रेमिका है, ना दोस्त। उन दिनों घर में बड़ी बहन की शादी की बातें चल रही थी। वह बीए करने के बाद एक ऑफिस में स्टेनो हो गई थी। दूसरी बहन बीए करने के बाद प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी और सिविल सर्विसेज में जाने की इच्छुक थी। एक कोचिंग क्लास भी ज्वाइन कर रखी थी। सबके साथ शाम की चाय पीने तक मैं अमिता के बारे में बिल्कुल भूल चुका था। चाय पीने के बाद मैंने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और यार दोस्तों से मिलने के लिए निकल पड़ा। मैं दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठकर लस्सी पीने का मज़ा ले रहा था। तभी मेरे मोबाइल पर निधि का फ़ोन आया। वह मेरे साथ इंटरमीडिएट में पढ़ती थी और हम दोनों में अच्छी जान पहचान ही नहीं, आत्मीयता भी थी। मेरे दोस्तों का कहना था कि वह मुझ पर मरती है, लेकिन मैं इस बात को हंसी में उड़ा देता था। वह हमारी गंभीर प्रेम करने की उम्र नहीं थी और मैं इस तरह का कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। मेरी मम्मी पापा की मुझसे कुछ अपेक्षाएं थीं और मैं उन अपेक्षाओं का खून नहीं कर सकता था। अतः निधि के साथ मेरा परिचय दोस्ती तक ही कायम रहा। उसने कभी अपने प्रेम का इजहार भी नहीं किया और ना मैंने ही इसे गंभीरता से लिया। इंटर के बाद मैं नोएडा चला गया तो उसने भी मेरे नक्शे कदम पर चलते हुए गाज़ियाबाद के एक प्रतिष्ठान में बीसीए में दाखिला ले लिया। उसने एक दिन मिलने पर कहा था, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। अच्छा, कहाँ तक? मैंने हंसते हुए कहा था, जहाँ तक तुम मेरा साथ दोगी। अगर मैं तुम्हारा साथ अभी छोड़ दूँ तो? नहीं छोड़ पाओगे। 3 साल से तो हम आसपास ही हैं। ना चाहते हुए भी मैं तुमसे मिलने आऊँगी और तुम मना नहीं कर पाओगे। यहाँ से जाने के बाद क्या होगा, न तुम जानते हो न मैं तो बस इतना जानती हूँ, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो हम जीवन भर साथ रह सकते हैं। मैं बात को और ज़्यादा गंभीर नहीं करना चाहता था। बीटेक का वह मेरा पहला ही साल था। वह भी बीसीए के पहले साल में थी। प्रेम करने के लिए हम स्वतंत्र थे। हम उस उम्र से भी गुजर रहे थे जब मन विपरीत सेक्स के प्रति दौड़ने लगता है और हम ना चाहते हुए किसी न किसी के प्यार में गिरफ्तार हो जाते हैं। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। वह मुझे अच्छी लगती थी, उसका साथ अच्छा लगता था। वह नए ज़माने के अनुसार कपड़े भी पहनती थी। उसका शारीरिक गठन आकर्षक था। उसके शरीर का प्रत्येक अंग थिरकता सा लगता। वह ऐसी लड़की थी जिसका प्यार पाने के लिए कोई भी लड़का कुछ भी उत्सर्ग कर सकता था। लेकिन मैं अभी प्रेम के मामले में गंभीर नहीं था।
अतः बात आई गई हो गई, लेकिन हम दोनों अक्सर ही महीने में एक आध बार बाहर मिल लिया करते थे और दिल्ली जाकर किसी रेस्टोरेंट में बैठकर चाय नाश्ता करते थे, सिनेमा देखते थे और पार्क में बैठकर अपने मन को हल्का करते थे। तब से अब तक 2 साल बीत चुके थे। अगले साल हम दोनों के ही डिग्री कोर्स समाप्त हो जाएंगे, फिर हमें जॉब की तलाश करनी होगी। हमारा जॉब हमें कहाँ ले जाएगा हमें पता नहीं था। मैंने फ़ोन ऑन करके कहा, हाँ निधि बोलो। क्या बोलूँ? तुमसे मिलने का मन कर रहा है। तुम तो कभी फ़ोन करोगे नहीं कि मेरा हालचाल पूछ लो। मैं ही तुम्हारे पीछे पड़ी रहती हूँ। क्या कर रहे हो? उधर से निधि ने जैसे शिकायत करते हुए कहा। उसकी आवाज़ में बेबसी थी और मुझसे मिलने की उत्कंठा। लगता था वह मेरे प्रति गंभीर होती जा रही थी। मैंने सहजता से कहा, बस दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रहा हूँ। क्या बेवजह समय बर्बाद करते फिरते हो? तो तुम ही बताओ क्या करूँ? मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ, कहाँ मिलोगे? मैं दोस्तों के साथ था। थोड़ा असहज होकर बोला, मेरे दोस्त साथ हैं, क्या बाद में नहीं मिल सकते? नहीं, मैं अभी मिलना चाहती हूँ। उनसे कोई बहाना बनाकर खिसक आओ। मैं अभी निकलती हूँ, रामलीला मैदान के पास आकर मिलो। वह जिद पर अड़ी हुई थी। दोस्त मुझे फ़ोन पर बातें करते देख मुस्कुरा रहे थे। वे सब समझ रहे थे। मैंने उनसे माफ़ी मांगी तो उन्होंने उलाहना दिया कि प्रेमिका के लिए दोस्तों को छोड़ रहा है। मैं खिसियानी हंसी हंसा, नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है। फिर बिना कोई जवाब दिए चला आया। रामलीला मैदान पहुंचने के 10 मिनट बाद निधि वहां पहुंची। वह रिक्शा से आई थी। मैंने उपेक्षित भाव से कहा, ऐसी क्या बात थी कि आज ही मिलना ज़रूरी था? दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे थे। उसने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, सॉरी अनुज, लेकिन मैं अपने मन को काबू में नहीं रख सकी। आज पता नहीं दिल क्यों इतना बेचैन था। सुबह से ही तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। अच्छा, लगता है तुम मेरे बारे में कुछ अधिक ही सोचने लगी हो। हम दोनों मोटरसाइकिल के पास ही खड़े थे। उसने सिर नीचा करते हुए कहा, शायद यही सच है, लेकिन अपने मन की बात मैं ही समझ सकती हूँ। अब तो पढ़ने में भी मेरा मन नहीं लगता, बस हर समय तुम्हारे ही ख्याल मन में घुमड़ते रहते हैं। मैं सोच में पड़ गया। ये अच्छे लक्षण नहीं थे। मेरी उसके साथ दोस्ती थी, लेकिन उसको प्यार करने और उसके साथ शादी करके घर बसाने के बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। निधि, यह गलत है। अभी हमें पढ़ाई समाप्त करके अपना करियर बनाना है। तुम अपने मन को काबू में रखो। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। मैं अपने मन को काबू में नहीं रख सकती। यह तुम्हारी तरफ भागता है। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। मैं सच कहती हूँ, मैं तुम्हें प्यार करने लगी हूँ। मैं चुप रहा। उसने उदासी से मेरी तरफ देखा। मैंने नज़रें चुरा ली। वह तड़प उठी, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? मैं हड़बड़ा गया। मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हुए मैंने कहा, चलो पीछे बैठो। वह चुपचाप पीछे बैठ गई। मैंने फराटे से गाड़ी आगे बढ़ाई। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि ऐसे मौके पर कैसे रिएक्ट करूं। निधि ने बड़े आराम से बीच सड़क पर अपने प्यार का इजहार कर दिया था। न उसने वसंत का इंतज़ार किया, न फूलों के खिलने का और न चांदनी रात का। न उसने मेरे हाथों में अपना हाथ डाला, न चांद की तरफ इशारा किया और न शर्माकर अपने सिर को मेरे कंधे पर रखा। बड़ी शालीनता से उसने अपने प्यार का इजहार कर दिया। मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि यह कैसा प्यार था जिसमें प्रेमी के दिल में प्रेमिका के लिए प्यार की कोई धुन नहीं बजी। एक अच्छे से रेस्टोरेंट के एक कोने में बैठकर मैंने बिना उसकी ओर देखे कहा, प्यार तो मैं कर सकता हूँ, पर इसका अंत क्या होगा? मेरी आवाज़ से ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसके साथ कोई समझौता करने जा रहा था। प्यार के परिणाम के बारे में सोचकर प्यार नहीं किया जाता। तुम मुझे अच्छे लगते हो, तुम्हारे बारे में सोचते हुए मेरा दिल धड़कने लगता है। तुम्हारी आवाज़ मेरे कानों में मधुर संगीत घोलती है। तुमसे मिलने के लिए मेरा मन बेचैन रहता है। बस मैं समझती हूँ यही प्यार है। उसने अपना दायां हाथ मेरे कंधे पर रख दिया और बाएं हाथ से मेरा सीना सहलाने लगी। मैं सिकुड़ता हुआ बोला, हाँ प्यार तो यही है, लेकिन मैं अभी इस मामले में गंभीर नहीं हूँ। कोई बात नहीं, जब रोज़ रोज़ मुझसे मिलोगे तो एक दिन तुमको भी मुझसे प्यार हो जाएगा। मैं जानती हूँ तुम मुझे नापसंद नहीं करते। वह मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रही थी। क्या पता शायद एक दिन मुझे भी निधि से प्यार हो जाए। निधि को अपने ऊपर विश्वास था, लेकिन मुझे अपने ऊपर नहीं। फिर भी समय बलवान होता है।
1-2 साल में क्या होगा, कौन क्या कह सकता है। इसी तरह 1 साल बीत गया। निधि से हर सप्ताह मुलाकात होती। उसके प्यार की शिद्दत से मैं भी पिघलने लगा था और दोनों चुंबक की तरह एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे थे। इसमें कोई शक नहीं था कि निधि के प्यार में तड़प और कसमसाहट थी। मेरे मन में चोर था और मैं दुविधा में था कि मैं इस संबंध को लंबे अरसे तक खींच पाऊंगा या नहीं, क्योंकि भविष्य के प्रति मैं आश्वस्त नहीं था। 1 साल बाद हमारे डिग्री कोर्स समाप्त हो गए। परीक्षा के बाद फिर से गर्मी की छुट्टियां। मैं अपने शहर आ गया। छुट्टियों में निधि से रोज़ मिलना होता, लेकिन इस बार अपने घर आकर मैं कुछ बेचैन सा रहने लगा था। पता नहीं वह क्या चीज़ थी, मैं समझ ही नहीं पा रहा था। ऐसा लगता था जैसे मेरे जीवन में किसी चीज़ का अभाव था। वह क्या चीज़ थी, लाख सोचने के बावजूद मैं समझ नहीं पा रहा था। निधि से मिलता तो कुछ पल के लिए मेरी बेचैनी दूर हो जाती, लेकिन घर आते ही लगता मैं किसी भयानक वीराने में आ फंसा हूँ और वहाँ से निकलने का कोई रास्ता मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा। अचानक एक दिन मुझे अपनी बेचैनी का कारण समझ में आ गया। उस दिन मैं जल्दी घर लौटा। माँ आंगन में अमिता की माँ के साथ बैठी बातें कर रही थी। अमिता की माँ को देखते ही मेरा दिल अनायास ही धड़क उठा, जैसे मैंने बरसों पूर्व बिछड़े अपने किसी आत्मीय को देख लिया हो। मुझे तुरंत अमिता की याद आई। उसका भोला मुखड़ा याद आया, उसके चेहरे की स्निग्धता, मधुर सौंदर्य, बड़ी बड़ी मुस्कुराती आंखें और होठों को दबाकर मुस्कुराना, सभी कुछ याद आया। मेरा दिल और तेज़ी से धड़क उठा, पर मेरे पैर जैसे वहीं जकड़ कर रह गए। मैंने कातर भाव से अमिता की माँ को देखा और उन्हें नमस्कार करते हुए कहा, चाची, आजकल आप दिखाई नहीं पड़ती। वास्तव में मैं पूछना चाहता था कि आजकल अमिता दिखाई नहीं पड़ती। मुझे अपनी बेचैनी का कारण पता चल गया था, लेकिन मैं उसका निवारण नहीं कर सकता था। अमिता की माँ ने कहा, अरे बेटा, मैं तो लगभग रोज़ ही आती हूँ, तुम ही घर पर नहीं रहते। मैं शर्मिंदा हो गया और झेंप कर दूसरी तरफ देखने लगा। मेरी माँ मुस्कुराते हुए बोली, लगता है यह तुम्हारे बहाने अमिता के बारे में पूछ रहा है। उससे इस बार मिला कहाँ है? माँ मेरे दिल की बात समझ गई थी। अमिता की माँ भी हंस पड़ी तो सीधा बोले, ना बेटा, मैं तो उससे रोज़ कहती हूँ, लेकिन पता नहीं उसे क्या हो गया है, कहीं जाने का नाम ही नहीं लेती। पिछले 1 साल से बस पढ़ाई, सोना और कॉलेज कहती है। अंतिम वर्ष है, ठीक से पढ़ाई करेगी तभी तो अच्छे नंबरों से पास होगी, लेकिन अब तो परीक्षा समाप्त हो गई है, मेरी माँ कह रही थी। मैं धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उनकी बातें मुझे पीछे की तरफ खींच रही थी। दिल चाहता था कि रुक कर उनकी बातें सुनूं और अमिता के बारे में जानूं, पर संकोच और लाजवश में आगे बढ़ता जा रहा था। कोई क्या कहेगा कि मैं अमिता के प्रति दीवाना था। हाँ, परंतु अब भी वह किताबों में ही खोई रहती है, अमिता की माँ बता रही थी। आगे की बातें मैं नहीं सुन सका। मेरे मन में तड़ाक से कुछ टूट गया। मैं जानता था कि अमिता मेरे घर क्यों नहीं आ रही थी। उस दिन की मेरी बात, जब वह मेरे कमरे में मिठाई देने के बहाने आई थी, उसके दिल में उतर गई थी और आज तक उसे गांठ बांध कर रखा था। मुझे नहीं पता था कि वह इतनी ज़िद्दी और स्वाभिमानी लड़की है। बचपन में तो वह ऐसी नहीं थी। अब मैं फ़ोन पर निधि से बात करता तो ख्यालों में अमिता रहती। उसका मासूम और सुंदर चेहरा मेरे आगे नाचता रहता और मुझे लगता मैं निधि से नहीं, अमिता से बातें कर रहा हूँ। मुझे उसका इंतज़ार रहने लगा, लेकिन मैं जानता था कि अब अमिता मेरे घर कभी नहीं आएगी। 1 साल हो गया था, आज तक वह नहीं आई तो अब क्या आएगी? उसे क्या पता कि मैं अब उसका इंतज़ार करने लगा था। मेरी बेबसी और बेचैनी का उसे कभी पता नहीं चल सकता था। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, वरना एक अनवरत जलने वाली आग में मैं जलकर मिट जाऊंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं अमिता के घर कभी नहीं गया था, लेकिन बहुत सोच विचार कर एक दिन मैं उसके घर पहुंच ही गया। दरवाजे की कुंडी खटखटाते ही मेरे मन को एक अनजाने भय ने घेर लिया। इसके बावजूद मैं वहां से नहीं हटा। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला तो अमिता की माँ सामने खड़ी थी। वे मुझे देखकर हैरान रह गईं। अचानक उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। मैंने अपने दिल की धड़कन को संभालते हुए उन्हें नमस्ते किया और कहा, क्या मैं अंदर आ जाऊं? हाँ हाँ, जैसे उन्हें होश आया है। आ जाओ, अंदर आ जाओ।
अंदर घुसकर मैंने चारों तरफ नज़र डाली। साधारण घर था, जैसा कि आम मध्यवर्गीय परिवार का होता है। आंगन के बीच खड़े होकर मैंने अमिता के घर को देखा। बड़ा खाली खाली और वीरान सा लग रहा था। मैंने एक गहरी सांस ली और प्रश्नवाचक भाव से अमिता की माँ को देखा। सब लोग कहीं गए हुए हैं क्या? मैंने पूछा। अमिता की माँ की समझ में अभी तक नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दें। मेरा प्रश्न सुनकर वे बोली, हाँ बस अमिता है अपने कमरे में। अच्छा तुम बैठो, मैं उसे बुलाती हूँ। उन्होंने हड़बड़ी में बरामदे में रखे तख्त की तरफ इशारा किया। तख्त पर पुराना गद्दा बिछा हुआ था, शायद रात को उस पर कोई सोता होगा। मैंने मना करते हुए कहा, नहीं रहने दो, मैं उसके कमरे में ही जाकर मिल लेता हूँ। कौन सा कमरा है? अब तक शायद हमारी बातचीत की आवाज़ अमिता के कानों तक पहुँच चुकी थी। वह उलझी हुई सी अपने कमरे से बाहर निकली और फटी फटी आंखों से मुझे देखने लगी। वह इतनी हैरान थी कि नमस्कार करना तक भूल गई। माँ बेटी की हैरानगी से मेरे दिल को थोड़ा सुकून पहुँचा और अब तक मैंने अपने धड़कते दिल को संभाल लिया था। मैं मुस्कुराने लगा तो अमिता ने शर्माकर अपना सिर झुका लिया। बोली कुछ नहीं। मैंने देखा उसके बाल उलझे हुए थे, सलवार कुर्ते में सिलवटें पड़ी हुई थी, आंखें वो नींदी सी थी, जैसे उसे कई रातों से नींद ना आई हो। वह अपने प्रति लापरवाह सी दिख रही थी। बैठो बेटा, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। तुम पहली बार मेरे घर आए हो। अमिता की माँ ऐसे कह रही थी जैसे कोई बड़ा आदमी उनके घर पर पधारा हो। मैं कुछ नहीं बोला और मुस्कुराता रहा। अमिता ने एक बार फिर अपनी नज़रें उठाकर गहरी निगाह से मुझे देखा। उसकी आंखों में एक प्रश्न डोल रहा था। मैं तुरंत उसका जवाब नहीं दे सकता था। उसकी माँ के सामने खुलकर बात भी नहीं कर सकता था। मैं चुप रहा तो शायद वह मेरे मन की बात समझ गई और धीरे से बोली, आओ मेरे कमरे में चलते हैं। माँ आप तब तक चाय बना लो। अंतिम वाक्य में उसने अपनी माँ से कुछ ज़ोर से कहा। हम दोनों उसके कमरे में आ गए। उसने मुझे अपने बिस्तर पर बिठा दिया पर खुद खड़ी रही। मैंने उसे बैठने के लिए कहा तो उसने कहा, नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मैंने उसके कमरे में एक नज़र डाली। पढ़ने की मेज कुर्सी के अलावा एक साधारण बिस्तर था, एक पुरानी स्टील की अलमारी और एक तरफ हैंगर में उसके कपड़े टंगे थे। कमरा साफ सुथरा था और मेज़ पर किताबों का ढेर लगा हुआ था, जैसे अभी भी वह किसी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। छत पर एक पंखा हुम हुम करता हुआ हमारे विचारों की तरह घूम रहा था। मैंने एक गहरी सांस ली और अमिता को लगभग घूर कर देखता हुआ बोला, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? मैं बहुत तेज़ी से बोल रहा था। मेरे पास समय कम था, क्योंकि किसी भी क्षण उसकी माँ कमरे में आ सकती थी और मुझे काफ़ी सारे सवालों के जवाब अमिता से चाहिए थे। वह कुछ नहीं बोली, बस सिर नीचा किए खड़ी रही। मैंने महसूस किया उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे कुछ कहने के लिए बेताब हो, लेकिन भावातिरेक में शब्द मुंह से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। मैंने उसका उत्साह बढ़ाते हुए कहा, देखो अमिता, मेरे पास समय कम है और तुम्हारे पास भी। माँ घर पर है और हम खुलकर बात भी नहीं कर सकते। जो मैं पूछ रहा हूँ जल्दी से उसका जवाब दो, वरना बाद में हम दोनों ही पछताते रह जाएंगे। बताओ, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? नहीं, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ रोती हुई सी लगी। तो तुम मुझे प्यार करती हो? मैंने स्पष्ट करना चाहा। कहते हुए मेरी आवाज़ लरस गई और दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। लेकिन अमिता ने मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। शायद उसके पास शब्द नहीं थे, बस उसका बदन कांप रहा था। मैं समझ गया। तो फिर तुमने हठ क्यों किया? अपना मान तोड़कर एक बार मेरे पास आ जाती। मैं कोई अमानुष तो नहीं। तुम थोड़ा झुकती तो क्या मैं पिघल नहीं जाता? वह फिर एक बार कांप कर रह गई। मैंने जल्दी से कहा, मेरी तरफ नहीं देखोगी? उसने तड़प कर अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें भीगी हुई थी और उनमें एक विवशता झलक रही थी। यह कैसी विवशता थी जो वह बयान नहीं कर सकती थी। मुझे उसके ऊपर दया आई और सोचा कि उठकर उसे अपने अंक में समेट लूं, लेकिन संकोचवश बैठा रहा। उसकी माँ एक गिलास में पानी लेकर आ गई। मुझे पानी नहीं पीना था, फिर भी औपचारिकतावश मैंने ग्लास हाथ में ले लिया और एक घूंट भरकर ग्लास फिर से ट्रे में रख दिया। माँ भी वहीं सामने बैठ गईं और इधर उधर की बातें करने लगीं। मुझे उनकी बातों में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन उनके सामने मैं अमिता से कुछ पूछ भी नहीं सकता था।
उसकी माँ वहाँ से नहीं हटी और मैं अमिता से आगे कुछ नहीं पूछ सका। मैं कितनी देर तक वहाँ बैठ सकता था। आखिर मजबूरन उठना पड़ा। अच्छा चाची, अब मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा। वे अभी तक नहीं समझ पाई थी कि मैं उनके घर क्यों आया था। उन्होंने भी नहीं पूछा। इंतज़ार करूँगा कहकर मैंने एक गहरी मुस्कान उसके चेहरे पर डाली। उसकी आंखों में विश्वास और अविश्वास की मिली जुली तस्वीरें उभर कर मिट गईं। क्या उसे मेरी बात पर यकीन होगा? अगर हाँ, तो वह मुझसे मिलने अवश्य आएगी। पर वह मेरे घर फिर भी नहीं आई। मेरे दिल को गहरी ठेस पहुंची। क्या मैंने अमिता के दिल को इतनी गहरी चोट पहुंचाई थी कि वह उसे अभी तक नहीं बुला पाई थी? वह मुझसे मिलती तो मैं माफ़ी मांग लेता, उसे अपने अंक में समेट लेता और अपने सच्चे प्यार का उसे एहसास कराता। लेकिन वह नहीं आई तो मेरा दिल भी टूट गया। वह अगर स्वाभिमानी है तो क्या मैं अपने आत्मसम्मान का त्याग कर देता? हम दोनों ही अपने अपने हट पर अड़े रहे। समय बिना किसी अवरोध के अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। इस बीच मेरी नौकरी एक प्राइवेट कंपनी में लग गई और मैं अमिता को मिले बिना चंडीगढ़ चला गया। निधि को भी जॉब मिल गया। अब वह नोएडा में नौकरी कर रही थी। इस दौरान मेरी दोनों बहनों का भी ब्याह हो गया और वे अपनी अपनी ससुराल चली गईं। जॉब मिलने जाने के बाद मेरे लिए भी रिश्ते आने लगे, लेकिन मम्मी और पापा ने सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दिया था। निधि के प्रति मेरी दीवानगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। मैं उसके प्रति समर्पित नहीं था और ना ही उससे मिलने जुलने के लिए इच्छुक। लेकिन निधि मकड़ी की तरह मुझे अपने जाल में फंसाती जा रही थी। वह छुट्टियों में अपने घर न जाकर मेरे पास चंडीगढ़ आ जाती और हम दोनों साथ साथ कई दिन गुजारते। मैं निधि के चेहरे में अमिता की छवि को देखते हुए उसे प्यार करता रहा, पर मैं इतना हठी निकला कि एक बार भी मैंने अमिता की खबर नहीं ली। पुरुष का अहम मेरे आड़े आ गया। जब अमिता को ही मेरे बारे में पता करने की फुर्सत नहीं है तो मैं उसके पीछे क्यों भागता फिरूं? अंततः निधि की दीवानगी ने मुझे जीत लिया। उधर मम्मी पापा भी शादी के लिए दबाव डाल रहे थे, इसलिए जॉब मिलने के साल भर बाद हम दोनों ने शादी कर ली। निधि के साथ में दक्षिण भारत के शहरों में हनीमून मनाने चला गया। लगभग 15 दिन बिताकर हम दोनों अपने घर लौटे। हमारी छुट्टी अभी 15 दिन बाकी थी, अतः हम दोनों रोज़ बाहर घूमने फिरने जाते, शाम को किसी होटल में खाना खाते और देर रात गए घर लौटते। कभी कभी निधि के मायके चले जाते। इस तरह मस्ती में दिन बीत रहे थे कि एक दिन मुझे तगड़ा झटका लगा। अमिता की माँ मेरे घर आईं और रोते रोते बता रही थी कि अमिता के पापा ने उसके लिए एक रिश्ता ढूंढा था। बहुत अच्छा लड़का था, सरकारी नौकरी में था और घर परिवार भी अच्छा था। सभी को यह रिश्ता बहुत पसंद था, लेकिन अमिता ने शादी करने से इनकार कर दिया। घर वाले बहुत परेशान और दुखी थे। अमिता किसी भी तरह शादी के लिए मान नहीं रही थी। शादी से इनकार करने का कोई कारण बताया उसने? मेरी माँ अमिता की मम्मी से पूछ रही थी। नहीं, बस इतना कहती है कि शादी नहीं करेगी और पहाड़ों पे जाकर किसी स्कूल में पढ़ाने का काम करेगी। इतनी छोटी उम्र में उसे ऐसा क्या वैराग्य हो गया? मेरी माँ की समझ में भी कुछ नहीं आ रहा था, पर मैं जानता था कि अमिता ने यह कदम क्यों उठाया। उसे मेरा इंतज़ार था, लेकिन मैंने हठ में आकर निधि से शादी कर ली थी। मैं दोबारा अमिता के पास जाकर उससे माफ़ी मांग लेता तो संभवतः वह मान जाती और मेरा प्यार स्वीकार कर लेती। हम दोनों की अपनी जिद और अहंकार के कारण एक दूसरे से दूर हो गए थे। मुझे लगा अमिता ने किसी और के साथ नहीं, बल्कि मेरे साथ अपना रिश्ता तोड़ा है। मेरी शादी हो गई थी और मुझे अब अमिता से कोई सरोकार नहीं रखना चाहिए था, पर मेरा दिल उसके लिए बेचैन था। मैं उससे मिलना चाहता था, अतः मैंने अपना हठ तोड़ा और एक बार फिर अमिता से मिलने उसके घर पहुंच गया। मैंने उसकी माँ से निसंकोच कहा कि मैं उससे एकांत में बात करना चाहता हूँ और इस बीच वे कमरे में ना आए। मैं बैठा था और वह मेरे सामने खड़ी थी। उसका सुंदर मुखड़ा मुरझाकर सूखी सफ़ेद ज़मीन सा हो गया था। उसकी आंखें सिकुड़ गई थी और चेहरे की कांति को ग्रहण लग गया था। उसकी सुंदर केश राशि उलझी हुई ऊन की तरह हो गई थी। मैंने सीधे उससे कहा, क्यों अपने को दुख दे रही हो? मैं खुश हूँ। उसने सपाट स्वर में कहा, शादी के लिए क्यों मना कर दिया? यही मेरा प्रारब्ध है। उसके बिना कुछ सोचे तुरंत जवाब दिया, यह तुम्हारा प्रारब्ध नहीं था। मेरी बात को इतना गहरे अपने दिल में क्यों उतार लिया? मैं तो तुम्हारे पास आया था
फिर तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? आ जाती तो आज तुम मेरी पत्नी होती। शायद आ जाती, उसने निसंकोच भाव से कहा। लेकिन रात को मैंने इस बात पर विचार किया कि आप मेरे पास क्यों आए थे। कारण मेरी समझ में आ गया था, आप मुझसे प्यार नहीं करते थे, बस तरस खाकर मेरे पास आए थे और मेरे घावों पर मरहम लगाना चाहते थे। मैं आपका सच्चा प्यार चाहती थी, तरस भरा प्यार नहीं। मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ कि किसी के सामने प्यार के लिए आंचल फैलाकर भीख मांगती। उस प्यार की क्या कीमत जिसकी आग किसी के सीने में ना जले। क्या यह तुम्हारा अहंकार नहीं है? उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था। हो सकता है, पर मुझे इसी अहंकार के साथ जीने दीजिए। मैं अब भी आपको प्यार करती हूँ और जीवन भर करती रहूँगी। मैं अपने प्यार को स्वीकार करने के लिए ही उस दिन आपके पास मिठाई देने के बहाने गई थी, लेकिन आपने बिना कुछ सोचे समझे मुझे ठुकरा दिया। मैं जानती थी कि आप दूसरी लड़कियों के साथ घूमते फिरते हैं, शायद उनमें से किसी को प्यार भी करते हों। इसके बावजूद मैं आपको मन ही मन प्यार करने लगी थी। सोचती थी एक दिन मैं आपको अपना बना ही लूँगी। मैंने आपका प्यार चाहा था, लेकिन मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। फिर भी अगर आपका प्यार मेरा नहीं है तो क्या हुआ? मैंने जिसको चाहा था उसे प्यार किया और करती रहूँगी। मेरे प्यार में कोई खोट नहीं। कहते कहते वह सिसकने लगी थी। अगर अपने हठ में आकर मैंने तुम्हारा प्यार कबूल नहीं किया तो क्या दुनिया इतनी छोटी है कि तुम्हें कोई दूसरा प्यार करने वाला युवक ना मिलता? मुझसे बदला लेने के लिए तुम किसी अन्य युवक से शादी कर सकती थी। मैंने उसे समझाने का प्रयास किया। वह हंसी, बड़ी विचित्र हंसी थी उसकी, जैसे किसी बावले की जो दुनिया की नासमझी पर व्यंग से हंस रहा हो। वह बोली, मैं इतनी घिरी हुई भी नहीं हूँ कि अपने प्यार का बदला लेने के लिए किसी और का जीवन बर्बाद करती। दुनिया में प्यार के अलावा और भी बहुत अच्छे कार्य हैं। मदर टेरेसा ने शादी नहीं की थी, फिर भी वह अनाथ बच्चों से प्यार करके महान हो गई। मैं भी कुंवारी रहकर किसी कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों को पढ़ाऊंगी और उनके हंसते खिलखिलाते चेहरों के बीच अपना जीवन गुजार दूंगी। मुझे कोई पछतावा नहीं है। आप अपनी पत्नी के साथ खुश रहें, मेरी यही कामना है। मैं जहाँ रहूँगी खुश रहूँगी, अकेली ही। इतना मैं जानती हूँ कि बसंत में हर पेड़ पर बहार नहीं आती। अब आपके अलावा मेरे जीवन में किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं है। उसकी आंखों में अनोखी चमक थी और उसके शब्द तीर बनकर मेरे दिल में चुभ गए। मुझे लगा मैं अमिता को बिल्कुल भी नहीं समझ पाया था। वह मेरे बचपन की साथी अवश्य थी, पर उसके मन और स्वभाव को मैं आज तक नहीं समझ पाया था। मैंने उसे केवल बचपन में ही जाना था। अब जवानी में जब उसे जानने का मौका मिला, तब तक सब कुछ लुट चुका था। वह हठी ही नहीं, स्वाभिमानी भी थी। उसको उसके निर्णय से डिगा पाना इतना आसान नहीं था। मैंने अमिता को समझने में बहुत बड़ी भूल की थी। काश मैं उसके दिल को समझ पाता तो उसकी भावनाओं को इतनी चोट ना पहुंचती। अपनी नासमझी से मैंने उसके दिल को ठेस पहुंचाई थी, लेकिन उसने अपने स्वाभिमान से मेरे दिल पर इतना गहरा घाव कर दिया था जो ताउम्र भरने वाला नहीं था। सब कुछ मेरे हाथों से छिन गया था और मैं एक हारे हुए जुआरी की तरह अमिता के घर से चला आया। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।